श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, आज़ादी के 74 वर्ष के बाद भी हम देश की न्याय व्यवस्था में देश के नागरिकों को अपनी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो सके हैं। महोदय, विधि आयोग के 2 से 16वें प्रतिवेदन को सुनकर आप चौंक जाएंगे। और आयोग ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी भाषा में संपादित करना अव्यावहारिक है और कुछ भी हो, उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को किसी भाषा के लिए दबाव डालना अनुचित है। आयोग में बैठे कुछ व्यक्तियों की राय हो सकती है मान्यवर, परंतु ये विधि सम्मत नहीं है। महोदय, 18 जनवरी 2016 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कार्यवाही संपादित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। महोदय, मैं विधि आयोग के प्रतिवेदन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हतप्रभ हूँ। लोकतंत्र की अवधारणा में जनता सर्वोपरि होती है। देश की समस्त संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो अथवा विधि आयोग, सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि किसी संस्था अथवा व्यक्तियों के लिए। मानव देश की 98% आबादी हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय मातृभाषाओं में संवाद करती है। अतः देश के लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय मिलना चाहिए ताकि लोग न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों व न्यायालयों के निर्णयों को अच्छी तरीके से समझ सकें और न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ सके। माननीय, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अतः मैं लोकतंत्र की पवित्र धारणा व जन आवश्यकता को सर्वोच्च मानकर सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही राजभाषा हिंदी तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाही क्षेत्रीय मातृभाषाओं में करने हेतु सरकार के से कानून बनाने की मांग करता हूं। समय समाप्त हो गया। श्रीमती जरना दास वैद्या, लोकसभा। Thank you, sir. From Lok Sabha chamber. Sir, I would like to bring to your notice. बैठ के बोल सकते, माइक कनेक्ट होगा। आप बैठ के भी बोल सकते, खड़े होना चाहे तो खड़े हो जाइए। Okay. Sir, I would like to bring to your kind notice to a very urgent demand of the 2 localities of South Tripura district to introduce new train services in Shantir Bazar subdivision and Sunaichuri of Bilonia subdivision. Both are tribal inhabited area having population about more than 10,000 in its area. Cannot able to rail services as the rail station from their locality are at far distance. The people, mostly tribals of both the areas, have to travel about 8 to 9 kilometers to reach rail station in either sides. It would be very much helpful for the patients intending to attend Ratanpur PSC if a halting station is set up at Sunaichuri. Right, Jannadas ji. How, and I want to know, sir, how much time it will be take to complete the Akhaura Gangasagar project via Bangladesh. Right. I request the government to look after. श्री नारायण दास गुप्ता। Thank you. नारायण दास गुप्ता जी लोकसभा में है। लोकसभा जी। सर। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली एनसीआर में कार्य करने वाले दैनिक यात्रियों की समस्या उठाना चाहता हूं। कोरोना काल के कारण सब प्रकार के सार्वजनिक माइक प्लीज, नारायण दास जी को माइक दीजिए। सर, मैं कोरोना काल के कारण सब प्रकार के सार्वजनिक परिवहन में रोक लग गई थी। धीरे धीरे से ये व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मेट्रो ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकतर मेट्रो स्टेशनों में आने जाने हेतु एक ही गेट खोला जाता है, जबकि हर एक मेट्रो स्टेशन पे चारों दिशाओं में गेट होते हैं। महोदय, एक ही गेट खोला जाता है, जिससे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे सुबह शाम के समय लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं। विशेषकर केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, मेट्रो स्टेशन इत्यादि में नई संसद भवन के निर्माण के कारण भी आवाजाही में प्रतिबंध भी है। और सर, मैं आपको बताऊंगा, हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से पिछले दिनों में कोरोना एक भी केस नहीं आया है। अतः सरकार से निवेदन है कि समस्या का समाधान करें। ठीक इसी प्रकार से लोकल ट्रेन में भी परेशानी है, उनका भी जो है सरकार ध्यान दे। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद नारायण दास जी। श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। देश में
अनुसूचित जनजातियों में विशेषकर विशेष अति पिछड़े जनजातियों के लिए अलग से योजना बनाई जाती है। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में सहरिया जाति को अति पिछड़े विशेष जनजाति में शामिल किया गया है, लेकिन वे केवल मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर संभाग में ही उनको लाभ मिल रहा है, जबकि सागर संभाग और भोपाल संभाग में भी संपूर्ण बुंदेलखंड में भी वे रहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति कल्याण की सहरिया जाति को सागर संभाग और भोपाल संभाग में भी वही लाभ मिले जो उन्हें चंबल और ग्वालियर संभाग में मिल रहा है। धन्यवाद। ठीक, इसको प्रक्रिया आपको मालूम है, पहले विधानसभा प्रस्ताव पास करे, फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राइट, देख लीजिए, देख आपने कह दिया, मैंने स्वीकार किया। सब मंत्री जी को बता रहा हूँ मैं ध्यान देने के लिए। राइट, रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, इस संबंध में राज्य सरकार से हमारे पास अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम विचार कैसे करेंगे? वो कह रहे बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, ऐसा बता रहे। देख लीजिए, डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, sir. Sir, I want to raise the issue of unfair fixed charges on account of renewable energy purchase obligations, which have been recently fixed by the Government of India. So, as we know, all the states do not have the same potential for generating all kinds of renewable energy. Some states have higher potential for solar, some have high wind intensity, and some have high hydro potential. But the recent circular which has been issued, it fixes and mandates that all of them will be put together under an RPO trajectory, including solar, non-solar, hydro, wind, and applied it to the entire, all over the country, to all the states. For example, it has been fixed for Orissa 41% RPO target to be achieved by 2030. In Orissa, solar energy cannot come out as much as probably hydropower energy. In some other state, the situation may be different. So to have one-size-fits-all strategies for all the states and to mandate them to pay fixed charges if they cannot even generate that much of energy is highly unfair, sir. So I would request the government, through you, sir, to reconsider this particular thing and allow the states to determine their own kind of renewable energy source that they want to exploit and contribute to the national grid. Thank you, sir. Lieutenant General Dr. D.P. Vass, retired. माननीय सभापति जी, लोकसभा, हाँ, लोकसभा सर, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक्स ग्रेशिया कमीशन टू वार विडोज इन आर्म्ड फोर्सेस, यानी भारतवर्ष पूरी दुनिया को लीड करता है वीर नारीज के संदर्भ में, यानी वार विडोज बहुत हैं। उनमें से जो एलिजिबल वार विडोज हैं, जो 35 की एज से कम हैं और ग्रेजुएट हैं, उनको डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बैठिए। अपीयर करने की वो सीट आपके लिए इंतजार कर रही है। उनमें से 5 दिन के ग्रूलिंग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि स्क्रीनिंग, ग्रुप टेस्टिंग, इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी टेस्ट को पार करते हुए कुछ वीर नारियां क्वालिफाई कर जाती है। मगर खेद की बात यह है कि क्वालिफाई करने के बाद भी कुछ रह जाती हैं वैकेंसी की कमी की वजह से, जबकि फौज में कई हज़ार अफसर्स की वैकेंसीज हैं। तो इट इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग। आपके माध्यम से मैं दरख्वास्त करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि इसमें वैकेंसीज को बढ़ाया जाए और वीर नारियों को निराश ना किया जाए। सभापति जी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंसेंटिव्स देती हैं एक्स ग्रेशिया एम्प्लॉयमेंट का इन अफसर कैडर। कुछ की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, जबकि कुछ अप टू द मार्क नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी दरख्वास्त करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ के इंसेंटिव्स दें और एक्स ग्रेशिया एम्प्लॉयमेंट दें वीर नारीज को।
बहुत बहुत शुक्रिया सभापति जी। धन्यवाद और लेफ्टिनेंट आई जनरल साहब। कॉम्प्लीमेंट यू आल्सो के गोल्फ कैप में बहुत अच्छे थैंक लग यू। रहे थे। डॉक्टर एल हनुमंतಯ್య जी, या प्लीज माइक हनुमंतಯ್య जी, गैलरी Sir, thank you very much. 5. Sir, I have been demanding the autonomous status to Kannada classical language, which was awarded in 2008, sir. The government of Karnataka, the writers, and the activists of Kannada are also demanding for autonomy status for Kannada Classical Language Institute. Sir, the recent proposal from the Union Ministry of HRD to convert the Central Institute of Indian Languages at Mysuru into Bharatiya Bhasha Vishwavidyalaya and along with Indian Institute of Translation and Interpretation. Sir, these terms of reference given to the committee under the chairmanship of N. Gopalaswamy to give the opinion about the classical language also, classical language institute also. Sir, the problem is we are demanding for autonomy and independent institute of classical language. But the government is trying to put this classical language under the Bhasha Bharatiya Vishwavidyalaya or the Indian Classical Institute. Sir, I myself, in fact, delegation has come from Karnataka for 3 ministers, sir. When Smriti Irani ji was there, Prakash Javadekar ji was there, and the present HRD minister. All of them have assured that we are going to give you the autonomy status. But so far, it has not been given. Sir, unless it is given autonomy status, the classical language work cannot be done properly, sir. Because the best example in front of us is Tamil language. It is an autonomy status has been given, and they have done wonderful work in that. But the other languages, classical languages, which was awarded in 2008, so far the autonomy is not given. I don't know what is the problem with the government and Right. why they are not doing it. Right. And they should give the reason also, but why they cannot do it. Right. That is what I request the government, please. I request to you, sir, please take a decision at the earliest to give an autonomy Right. to classical languages. A very important issue, but I have visited the Tamil Classical Language Institute. As you said, they are doing wonderful work. Is it because of lack of autonomy or the anatomy of the institute there? That has to be. Hanumanthaya ji, you study this. This is a matter of interest to me also for the entire country. But let us discuss it in a non-partisan manner. Government have told me that they have not yet taken a final decision. Right. Sri Yalamaram Karim. Thank you, respected Chairman. I raise an issue. Thousands of residents staying near the military establishments, Westeel Barracks, and the military ground in Westeel area of Kozhikode, Kerala, are struggling a lot due to the ban on construction or any renovation and repair work imposed by the military authorities. Construction work near the notified military establishments are restricted by the Ministry of Defense, and proper guideline for the obtaining NOC for the same has been released by Government of India. As per the amended guidelines released by Ministry of Defense dated 21st October 2016, there are 193 stations where NOC is needed for construction work within 100 meters from the outer wall of the defense establishment. In Kerala, only the Kannur station is included in it, and military establishment Westeel Kozhikode is not there in the list of 193 stations. So there should not be any restriction in construction existing in that area. But military authorities of Kozhikode station are not allowing people for construction, repair or renovation of their own house buildings. Sir, this is a serious issue. This is a densely populated, crowded residential area with more than 3,000 residents staying since long time. As per the official circular of the Ministry of Defense, it is clear that the military authorities of Westeel Barracks does not have any right to restrict the construction works. So I urge the government to intervene in this issue urgently and instruct the military authorities of this military establishment, Kozhikode, to step back from preventing the people from construction Right. and imposing NOC for the same. Thank you, sir. Thank you, Karimji. Yalamaram Karim. Sri GVL Narasimha Rao. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. My 0 hour mention is about the need to establish
a national research center for chili crop, because India is the largest grower of chilies, accounting for 40% of the world production. We account for more than 50% of world chili exports. In the last 5 years, I'd like to compliment the government, Honorable Prime Minister, because the chili exports have more than doubled from 2,772 crores in 2013-14 to 6,221 crores last year. So certainly there is a very need to encourage the cultivation of this crop. And this government has also been promoting cultivation of cash crops. The farmers suffer on account of lack of disease-resistant varieties, mainly leaf curl disease-resistant varieties. They also suffer on account of lack of adequate knowledge and post-harvest technologies. So therefore, it's incumbent upon this government to encourage farmers and also promote high-value cultivation of this high-value crop. Andhra Pradesh alone accounts for 40% of India's production. Therefore, I urge the government to set up a national research center under the aegis of ICAR, Ministry of Agriculture, in Guntur district of Andhra Pradesh, which is the center of chili cultivation in this country. And this will help not only in developing new varieties, this will also help in development of new varieties and also extension and knowledge about post-harvest technologies. Thank you. Right, Sivarao. Sri Raju Sato. Raju, where are you? Oh, please. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं देश के 3 करोड़ से ज़्यादा विकलांग भाई बहनों की, दिव्यांग भाई बहनों की यहाँ पर बात रखना चाह रहा हूँ। सभापति महोदय, 2016 में तो हमने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम 2016 पास किया, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टिका है चीफ कमिश्नर पर। तो जब तक चीफ कमिश्नर फुल टाइम वहाँ पर अपॉइंट नहीं होगा, तब तक सही मायने में दिव्यांग भाई बहनों को हम अधिकार पूरी तरह से दे नहीं सकते। पूरी कठिनाई का वो सामना कर रहे हैं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, नेशनल ट्रस्ट और पुनर्वास आयोग जो है उसका भी अध्यक्ष पद का पद रिक्त है, और ये दोनों पद जो है, यह सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का ये सवाल है, सरकार तुरंत इसका फुल टाइम चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और नेशनल ट्रस्ट और पुनर्वास अध्यक्षों की नियुक्ति तुरंत करे। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद मंत्री जी, अब नोट कर रहे हैं ना? राइट। श्रीमती संपतिया उके, संपतिया जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय जी, गोंडी पारसी भाषा अनुसूचित जनजाति की भाषा है। यह एक बहुत ही प्राचीन भाषा है। समय के साथ साथ इस भाषा का अन्य भाषाओं में रूपांतरण भी हो रहा है। गोंडी भाषा में तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, उड़िया, हिंदी और अनेक भाषाओं का रूप धारण कर लिया है। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में लाखों लोगों के द्वारा यह भाषा दैनिक बोलचाल के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन इस भाषा का सरकारी तौर पर इस्तेमाल न होने के कारण एक आदिम और प्राचीन भाषा खत्म होने के कगार पर जा सकती है। पूर्व के सरकारों ने अनुसूचित जनजाति के नाम से लंबे समय तक शासन करते रहे। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण बोली भाषा के नाम पे, किंतु परिणाम क्या रहा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से आप अपनी सरकार से ऐसे लाखों करोड़ों आदिवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी पुण्यतिथि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा कहते थे कि अंतिम छोर का व्यक्ति का उदय होना चाहिए, और आज देश के अंदर 12.5 करोड़ आदिवासी अनुसूचित जनजाति हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करती हूं कि इस बोली भाषा को जरूर मान्यता मिले। ननकंतना नवा भाषा ते कि चूँकि मावा भाषा हिंदू आणि मावा भाषा ते लाखों लोग वनकीतर, तो ननकंदाताना निया माध्यम से 3 मावा सरकार इधून जरूर क्या दल आणि लाखों करोड़ों लोगों तल उन तल माध्यम तल नीकुन कंदाताना जोहार परिणाम नमस्कार। अच्छा हो गया, गोंडी भी बोल दिया। अर्जुन जी, गोंडी जानते हैं ना? देख लीजिए।
श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे चमोली में आई, उत्तराखंड में आई त्रासदी के विषय में अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सबसे पहले मैं इस त्रासदी में मारे गए उन 34 लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो इस प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए। वहां से जो खबरें आ रही हैं मान्यवर, एनडीआरएफ के जवान बहुत परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके जो लोग सुरंग में फंसे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि 173 लोग अभी भी लापता हैं, तो उसमें अपनी स्तर पे जो और तेज़ी लाने की आवश्यकता है उस पर सरकार ध्यान दे मान्यवर। दूसरा मेरा अनुरोध ये भी है आपके माध्यम से सरकार से कि जो मुआवजे की राशि मृतक परिवारों को और घायल परिवारों को दी गई है वो बहुत अपर्याप्त है। 2 लाख राज्य सरकार की ओर से और 2 लाख केंद्र सरकार की ओर से अब तक घोषित किया गया है। ये राशि कम से कम 25 लाख रुपए होनी चाहिए और राज्य और केंद्र उसमें कितना कितना सहयोग कर सकते हैं वो देखने की आवश्यकता है मान्यवर। और अंत में एक बात मैं और कहूँगा कि जिनके मकान इसमें टूटे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई के लिए सरकार योजना बनाए। 13 गांव अब तक भी संपर्क से टूटे हुए हैं, वहाँ संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। और इस मौके पे मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, विकास तरक्की हमारे देश के लिए निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन जो नदियों का प्रवाह रोककर बांध बनाए जाते हैं मान्यवर, उसके कारण से भी ये आपदाएं आती हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस मौके पे, जिन्होंने इस आपदा में अपने इस आपदा को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपनी शहादत दी थी। धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद। स्पेशल एसोसिएट